जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ वायसरायज इन इंडिया की। 1858 से लेकर 1947 तक भारत के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे, उनका मैं पिछली कुछ वीडियो से आप लोगों को पूरा डिटेल दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने सभी दोस्तों तक फैला दो। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तहलका मचा दे। इतनी मेहनत होनी चाहिए कि तुम्हारी सफलता की दूर दूर तक गूंज सुनाई दे। बच्चों, बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड इरविन के काल में हुई। इनका कार्यकाल है 1926 से 1931। बच्चों, इन्हीं के कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारत यानी बंबई आता है। बच्चों, इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण ही इसे व्हाइट मैन या अंग्रेजी कमीशन कहा गया। बच्चों, चूंकि सारे गोरे लोग थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन का नाम दिया गया। बच्चों, इस कमीशन का पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। इसका कांग्रेस ने पूरे भारत में बहिष्कार करवाया। इसका विरोध करते हुए हमारे लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से मृत्यु हो गई। बच्चों, लाला लाजपत राय जी के मरते वक्त भी अंतिम शब्द ये थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी इस अंग्रेजी ताबूत में कील का काम करेगी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण जो भारतीय चरमपंथी थे, जिसे उग्रवादी दल भी कहा जाता था, उन्होंने 1929 में भारतीय असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में बम फेंक दिया, जिनके अंदर मुख्य जो अभियुक्त बने वो बने हमारे शहीद भगत सिंह जी। बच्चों, गांधी जी ने इसी के काल में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा शुरू की और यह शुरू किया गया साबरमती आश्रम से। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी से हुई। इसी के काल में आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनेगा गांधी जी के द्वारा बनाया जाएगा और उनके अनुयायियों के द्वारा। ठीक है बच्चों, आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को लॉर्ड वायसराय इनको बिना शर्त रिहा कर देते हैं। बच्चों, ठीक है, इसी के काल में लाहौर जेल में जतिन दास 1929 को भारतीय और अंग्रेज कैदियों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू करते हैं और 13 सितंबर 1929 को 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण हमारे वीर जतिन दास जी की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज ऑफिसर उनको भोजन कराने के लिए दुनिया भर की प्रताड़नाएं देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वो भूख हड़ताल तोड़ दें, लेकिन हमारे जतिन दास जी भूख हड़ताल नहीं तोड़ते। बच्चों, और उनकी भूख हड़ताल का मुख्य कारण था भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के बीच भोजन को लेकर होने वाला भेदभाव। भारतीय कैदियों को बहुत गंदा, बहुत खराब खाना दिया जाता था, जिसका विरोध हमारे जतिन दास जी करते हैं। बच्चों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा इसी के काल में की जाती है। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की। बच्चों, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 12 नवंबर 1930 को लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है और इसके अंदर कांग्रेस भाग लेने से इनकार कर देती है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बच्चों, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हो जाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और
गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। तो यह काल था हमारे लॉर्ड इरविन का, जो हमारा वायसराय था उस दौरान। अब हम बात करते इससे अगले वायसराय की, जिनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। बच्चों 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ। इस वाले गोलमेज सम्मेलन में जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस ने भी भाग लिया, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि थे। ठीक है, मैंने आपको बताया वेलिंगटन के काल में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसके अंदर कांग्रेस ने भी भागीदारी की। बच्चों कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व किया गया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, और जब यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो महात्मा गांधी दोबारा से 3 जनवरी 1932 को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर देते हैं बच्चों। ठीक है ना, जब गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला असफल हुआ, महात्मा गांधी ने भाग लिया लेकिन असफल हुआ, तो 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर देते हैं। इसी समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ, जिस समझौते का नाम दिया गया पूना पैक्ट। इसी के शासनकाल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं, पूना समझौता को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। बच्चों 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट वर्ड है, ये प्रचार लिखा है गलती से, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। क्या था सांप्रदायिक पंचाट? ये लोग हर तरह से जातिगत भेदभाव के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना चाहते थे। इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिमों में अच्छी खासी फूट डाली, इसके बाद अब इन लोगों ने क्या घोषणा की सांप्रदायिक पंचाट के तहत, कि दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया। अब दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व और अलग से निर्वाचन मंडल दिए जाने से, महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और इसके आवास पर उन्होंने आमरण अनशन का मतलब है कि जब तक जीवन है तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। आमरण अनशन या उपवास पर वो बैठ गए। तब फाइनली गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या होता है? पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है। तो सांप्रदायिक पंचाट में क्या था? हिंदुओं को दलितों से अलग प्रतिनिधित्व दिया गया और निर्वाचन मंडल दिया गया। चलिए बच्चों, वेलिंगटन के काल में ही 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है, लेकिन इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग लेने से इनकार कर देती है बच्चों। इसी के शासनकाल में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आता है और हजारों लोग मारे जाते हैं बच्चों। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव बताया जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसी के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किया गया था बच्चों। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में हिस्सा भी लिया था। ठीक है ना बच्चों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भी हिस्सा लिया था। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है लॉर्ड लिनलिथगो की। वो है 1936 से 1943 तक। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे बच्चों।
लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए बच्चों, इलेक्शन पहली बार। और इन चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई। लिनलिथगो के काल में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए और इन चुनावों में 11 में से 8 बार कांग्रेस 8 प्रांतों में कांग्रेस जीतती है और अपनी सरकार गठित कर लेती है। इसी समय मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन होता है 19 फरवरी 1938 को। सुभाष चंद्र बोस को सबकी सहमति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन होता क्या है, यहां पर गांधी जी से उनके मतभेद शुरू हो जाते हैं। जब गांधी जी से मतभेद शुरू हो जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन करते हैं। देखिए बच्चों, घटनाएं तो इन काल में बहुत सारी हो रही हैं, पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को इन वायसराय और गवर्नर जनरल के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हाईलाइट करना है, क्योंकि इससे ना आपको इनके काल को याद होने से आपको उस महत्वपूर्ण घटना का समय भी याद रहेगा। ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके बारे में मैं सबके लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर इन सारी घटनाओं से जुड़े हुए तथ्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, इनके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण रहे इनके होने के, इन सबको मैं आपको बहुत अच्छे से प्रत्येक आंदोलन के बारे में जानकारी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया बच्चों, और इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। पट्टाभी सीतारमैया इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब होता क्या है बच्चों, इसी समय 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, बिना भारतीयों की अनुमति के, बिना भारतीयों के सलाह के ब्रिटिश सरकार भारत को भी इस महायुद्ध में झोंक देती है। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को इस महायुद्ध में झोंक दिया बच्चों, तो इसके विरोध में कांग्रेस अपने द्वारा शासित सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का विरोध किया जा रहा है, जबकि पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए तैयारी कराई थी। इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब होता क्या है, इस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है बच्चों। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग करती है। ध्यान रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग कब से हुई, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग हुई। बच्चों, लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कांग्रेस 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करती है। इस दौरान कांग्रेस के बहुत बड़े लगभग सभी बड़े नेता कैद कर लिए जाते हैं। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है, जिससे हजारों लोगों की जान चली जाती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब इसके बाद जो बात आती है, वो बात आती है लॉर्ड वेवेल की। बच्चों, लॉर्ड वेवेल, इनका कार्यकाल है 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ही गांधी और जिन्ना के बीच मीटिंग होती है, जिसे गांधी जिन्ना वार्ता का नाम दिया जाता है बच्चों। लेकिन यह वार्ता असफल रहती है और फिर 1945 में शिमला समझौता भी लॉर्ड वेवेल के काल में ही होता है। हर समझौते को, हर मीटिंग को आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं हाईलाइट करने की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो विभिन्न वायसराय और गवर्नर जनरल के काल में हुई हैं।
1946 में भारत आता है कैबिनेट मिशन। बच्चों, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। इसके सदस्यों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। सितंबर 1946 में कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। 1947 तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन का सदन है, उसमें घोषणा कर देते हैं क्लीमेंट एटली कि 1948 में जून तक भारत को आजादी दे दी जाएगी। यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली हैं, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो घोषणा कर देते हैं कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की। बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र होता है और भारत में सत्ता का हस्तांतरण होता है। बच्चों, ठीक है, 24 मार्च 1947 को इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और 3 जून 1947 को भारत विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना घोषित कर दी गई। मैं आपको बता दूं, यह भारत के अंतिम वायसराय होंगे। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्ताव पास किया। ठीक है ना बच्चों, और 18 जुलाई को स्वीकृति इसको दे दी जाती है। इसके अनुसार 2 राष्ट्र बनाने की, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी जाती है, भारत और पाकिस्तान। यहां पर भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। आगे चलकर इसी में से पाकिस्तान में से एक और अलग राष्ट्र जन्म लेगा जिसका नाम होगा बांग्लादेश। और 15 अगस्त 1947 को वो सुनहरा समय आ जाता है जब भारत को ब्रिटिश से आजादी मिल जाती है और हम एक स्वतंत्र वायुमंडल में सांस लेते हैं। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। और बच्चों, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी। यह महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी बनते हैं। और इसी के साथ हमारे सारे गवर्नर जनरल और वायसराय की कहानी खत्म हो जाती है। अब हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं बच्चों, और अब हम इसके बाद बहुत सारे आंदोलनों के बारे में और इससे आगे के भारत के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राम, जय हिंद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।